हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने आपको मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उसमें से एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसोब्यूटेन वाला। बाकी सारे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आइसोब्यूटेन वाला आप लोगों को घर के लिए दिया था मैंने। आइसोब्यूटेन के आपको बनाने हैं डाइक्लोरो प्रोडक्ट। डाइक्लोरो बोले तो 2 क्लोरीन लगा के बनाना। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? कितने टाइप के हाइड्रोजन है? 2 टाइप के ही हाइड्रोजन है। क्यों? ये हाइड्रोजन 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, ऐसा बोल सकता हूं मैं इसको, और बाकी 9 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। समझ आ रहा है? अब यहां डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनाने का मतलब है 2 क्लोरीन लगाना। तो 3 चॉइसेस हमारे पास हो सकती है, या तो 1 1 हो, या 1 2 हो, और या 1 3 हो। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। या तो दोनों क्लोरीन एक पे लगा दो, या फिर दोनों क्लोरीन एक इस पे एक इस पे। तो ये 1 1 है, ये 1 2 है, और ये कौन सा है? 1 3। अब जैसे बी इस वाले पे लगाए नीचे वाले पे, तो ध्यान से देखना, किसी के मन में आता है कि 1 2 ऐसे लगाओ सर, इस पे सीएल लगाओ और नीचे वाले पे सीएल लगाओ, तो ये दोनों सेम है। इन दोनों को बिल्कुल डिट्टो सेम है। पसंद पसंद आ रहे? समझ आ रहे हैं दोनों सेम है या नहीं? दिखने में अलग दिख रहे हैं बट है सेम है। नाम लिख के देखो, नाम लिखोगे इसका क्या नाम होगा? 1 2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम भी वही होगा, 1 2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों सेम है। टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 3। ध्यान रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद है हमने क्या किया है? SN1 और SN2 का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या लिखे? सबसे पहले लिख रहे हैं ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर। रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं पूछ रहा। रिएक्शन का ऑर्डर बोले तो कितने मॉलिक्यूल पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है? तो कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है? 1। या फिर इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 11वीं क्लास के बच्चे जो इसको देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर हम लोग ऑर्डर ही पढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। फीलिंग तो ले ही लो। जीरो ऑर्डर बोले तो जीरो मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑर्डर बोले तो एक मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर, दो पे डिपेंड कर रहा है, आधा, हाफ ऑर्डर। हाफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? रेट इक्वल्स टू के ये रिएक्टेंट जो भी हमारा है रिएक्टेंट, उसकी पावर हाफ, तो बोलते हैं हाफ ऑर्डर। तो मैकेनिज्म में ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट कम हो जा रही है, तो माइनस ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ऑर्डर 1, इधर ऑर्डर क्या लिखेंगे? 2। इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। दूसरी चीज, SN1 में हमेशा 2 स्टेप होती है, 2 स्टेप्स आर देयर। ये हमेशा बोलो सिंगल स्टेप में होती है। यहां मैं 2 स्टेप लिखूं ये अच्छी बात भी नहीं है देखा जाए तो। मल्टीपल स्टेप, व्हाई? in the very first step we will get a carbocation, or as we have applied, we have already pleaded क्या? कार्बोकेटायन जब भी बनेगा we will check for the rearrangement, है ना? हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कुछ तो हो ही रहा होगा। तो देयर विल बी मल्टीपल स्टेप्स मे बी। तो 2 स्टेप्स में बोल रहा हूं, बट हाँ इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको? सबसे पहले कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं, आप पूरी कहानी लिख सकते हैं ना। SN1 proceed in 2 steps. In the very first step we will get a carbocation, ऐसा। इसमें सिंगल स्टेप होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता है। क्या लिखोगे? नो इंटर, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलता है? ट्रांजिशन स्टेट। और उसका भी नाम पता है सबको, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, जो कि वेरी वेरी अनस्टेबल, जल्दी से टूट जाएगी और हमको प्रोडक्ट दे दे। क्लियर है? अगला
बोलो। कार्बोकेटायन। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बातें करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इधर रिवर्स 1 डिग्री SN2 देता है, 3 डिग्री SN1 देता है, और 2 डिग्री क्या देता है? दोनों देता है। कैसे डिसाइड करोगे? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये कब होती है? इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी लिस्ट बना रहे, 2-3 दिन से कह रहा हूँ लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, आज बना देंगे। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक बोले तो प्रोटॉन एब्सेंट, में प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन बोले तो H+। हाँ, ऐसे पी मत लेके बैठ जाना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन बोले तो H+। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम प्रोटॉन बोले मतलब H+। हाँ, और बोलो। इस रिएक्शन के अंदर रेसिमाइजेशन होता है, बट 100% नहीं होता। क्या लिखेंगे? डोमिनेंट इन्वर्जन का मतलब क्या है? रेसिमाइजेशन का मतलब तो यह है कि 50% इनवर्स प्रोडक्ट, 50% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट दोनों एंजोमर 50-50। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कौन ज्यादा मिलेगा? इन्वर्जन वाला, बैक साइड से जिसमें अटैक हुआ है वो ज्यादा होगा। में क्या मिलता है? इन्वर्जन ओनली, ऐसे लिखो। वॉल्डन इन्वर्जन, साइंटिस्ट के नाम पे क्या बोलते हैं? वॉल्डन। उन्होंने बताया था, रेस्पेक्ट दे देते, क्या पता सपने में आ जाए अपने। वॉल्डन इन्वर्जन। और बोलो, और बोलो, और बोलो। बॉन्ड कौन सा ब्रेक कर रहे हैं हम लोग? बॉन्ड कौन सा ब्रेक कर रहे हैं हम लोग? देखो, अगर मैं पूछूं कि RI, RI, RBR, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की बातें कर रहे हैं अभी हम लोग, आज तो अभी एल्काइल हैलाइड ही पढ़ रहे हैं। SN1 में और भी रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी हम लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ के आए हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएंगे, इन चारों के केस में कौन से मॉलिक्यूल में SN1 ज्यादा फास्ट हो सकती है? बताइए, आपको क्या बताना है? SN1 रिएक्शन बतानी है। SN1 किस में फास्ट हो सकती है बताओ? किसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, उसमें फास्ट हो जाएगी? बोलो, किसमें टूटेगा? RI में। और इसमें? हाँ, उल्टा कर देते हैं सर, हमेशा ही करते आए हैं। RI होगा। क्यों RI होगा? क्योंकि बॉन्ड तो टूटना आयोडीन वाला ही इजी है ना। हाँ, यहाँ ये फर्क होगा कि यहाँ जो R होगा ना वो 3 डिग्री होगा। कौन होगा? 3 डिग्री। और अगर 2 डिग्री हुआ तो कौन सा सॉल्वेंट होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर यहाँ जो R है ना वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री होगा। और अगर 2 डिग्री हुआ तो पोलर ए प्रोटिक होगा, नॉन पोलर नहीं। नॉन पोलर नहीं। सोलुलाइजेशन करना है हमको। न्यूक्लियोफाइल जब बाहर निकलेगा ना, न्यूक्लियोफाइल कौन? हाँ, न्यूक्लियोफाइल कौन निकलेगा? I-। बोलो, I-, Br-, Cl-, F-। ये जब बाहर निकलेंगे ना तो आपको ऐसा फील नहीं आता, जैसे मैंने आपको बताया था कल, फिल्मों में, वो साउथ की फिल्मों में ऐसा होता है कि दूर कर देते हैं, हैं? आप इस बार इसको फील करके देखो। जैसे ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, इसकी नहीं, इसकी बात करें। अगर मान लो बॉन्ड टूटा, R इधर, R+ इधर और I- दूर। अब R के ऊपर प्लस है और I के ऊपर माइनस है, तो आपको नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे? तो फिर क्या हो रहा है? दूर क्यों जा रहे हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को सोलवलाइज कर रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो प्रोटॉन्स हैं, जो H+ हैं, वो किसको सोलवलाइज कर रहे हैं? I- को चारों तरफ से घेर लेंगे तो दूर। और उसमें जो नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि प्रोटॉन देने के बाद तो नेगेटिव बचना ही है, बताओ। ROH अगर H+ देता है तो क्या बनेगा? RO- और H+। तो H+ किसको घेर के रखेगा? I- को। OR- किसको घेर के रखेगा? R+ को। तो दोनों दूर दूर। अब इसमें देखो, इसमें एक ही स्टेप में हो रहा है। जैसे ही बॉन्ड टूटा, इधर से अटैक हो गया, लेकिन आई के ऊपर माइनस है ना,
तो वो वापस भी अटैक कर सकता है ना, लेकिन कौन रोकेगा उसको? एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही सॉल्वलाइज होते हैं। दोनों सॉल्वलाइज होते हैं मतलब दोनों जो सॉल्वेंट है वो दोनों को दूर कर देता है, दोनों को घेर लेता है। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो है नहीं, सिर्फ पोलर है। नेगेटिव पार्ट जो होता है ना वो इसको सॉल्वलाइज करता है। क्या आई माइनस सॉल्वलाइज नहीं होता। क्लियर है? बढ़े आगे। इसके अलावा कुछ है ना? हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर है वो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछे तो हम बोलेंगे कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर है? चलिए कंपैरिजन खत्म, बढ़ रहे हैं आगे। एक लिस्ट बनाते। क्या लिस्ट बनाएंगे? मैं लिखूंगा सॉल्वेंट, क्या लिखूंगा? सॉल्वेंट। तो पहले तो मैं डिटेल लिखता हूं दोनों की। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक एग्जांपल ले रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। एक्वस, पानी। क्या लिया है? पानी। पानी में क्या होगा? H प्लस और OH माइनस दोनों होंगे। तो ये जो है हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वलाइज्ड बोथ, सॉल्वलाइज्ड बोथ। बोथ कौन? टैन एंड, दोनों को सॉल्वलाइज करते हैं। दोनों को कैसे सॉल्वलाइज करेंगे? जो कैटायन होगा, जो एनायन होगा, कैसे सॉल्वलाइज होंगे? क्या लगता है? प्लस के सराउंड में क्या लिखूं? बोलो कौन आ जाएंगे इसके सराउंड में? OH माइनस। वैसे ऐसे लिखना भी अच्छी बात नहीं है, H प्लस और OH माइनस आपने तो तोड़ ही दिया इसका मतलब। ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा नहीं। ज्यादा अच्छा क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि हमें पता है वाटर के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी पोलैरिटी होती है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सराउंड में कौन रहेगा? ओ, कौन रहेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन। पानी ऐसे घेर के रखेगा। ऐसे घेर के क्यों रखेगा समझ में आ रहा है? क्यों रखेगा ऐसे? क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या, अच्छे वर्ड्स में क्या बोलूंगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कैटायन को सोलुलाइज करता है। क्या है? नेगेटिव पार्ट सोलुलाइजिंग द कैटायन एंड द पॉजिटिव पार्ट विल सोलुलाइज। बताइए क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या? अरे हाँ ना, बोल दिया करो। ऐसा लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है ये? हाँ, क्या हो रहा है बताना। हाइड्रोजन कौन है? पार्शियल पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट को सराउंड करके ये सॉल्वलाइज्ड आयन है। ये सॉल्वलाइज्ड आयन है। जैसे मैं लिखूं कि NaCl, तो वो Na प्लस और Cl माइनस है, अभी वो सॉलिड है। और ये जब ऐसा बनाया ना तब वो क्या है? Na प्लस एक्वस। ये समझ में आ रहा है? एक्वस कब लिखते हैं इसका मतलब समझ में आता है? एक्वस मतलब, हाँ, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो क्या लाइन लिखी मैंने? सोलोलाइज बोथ कैटायन एंड एन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल ले रहा हूं एसीटोन। क्या एग्जांपल ले रहा हूं? एसीटोन। किस पे नेगेटिव, किस पे पॉजिटिव? ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव है लेकिन भीड़ भाड़ दिख रही है आपको। कार्बन पे पॉजिटिव तो है लेकिन भीड़ भाड़ दिख रही है। तो कार्बन किसी को सोलवलाइज नहीं कर रहा। कौन सोलवलाइज कर रहा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव। तो किसको सोलवलाइज करते हैं ये? ओनली, बोलो, सोलवलाइज्ड ओनली कैटायंस। बहुत बढ़िया। ओके, सिर्फ कैटायन को सोलवलाइज करते हैं। उससे क्या होता है पता है? उससे फायदा क्या हो जाता है पता है?
उससे फायदा ये हो जाता है, मान लीजिए हमने कहा ये आई और हमने लिया है कोई न्यूक्लियोफाइल है और इसकी प्रेजेंस में है, ये सॉल्वेंट है और कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। तो सपोज कहानी थोड़ी और ट्विस्ट करते हैं, सपोज कि ENU आया, ये ENU, इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा तो E पे प्लस आएगा और NU पे माइनस आएगा। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये किसको सोलराइज करेगा, कैटायन को। कैटायन को सोलराइज करेगा मतलब इसको तो दूर कर देगा इससे, और इसको दूर करेगा तो NU माइनस एक्टिवेट और NU माइनस फास्ट अटैक करेगा। समझ आ रहा है कौन सा मैकेनिज्म होगा, बैक साइड अटैक हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। समझ आता है फास्ट क्यों हो रहा है SN2 में, पोलर ए प्रोटिक में SN2 फास्ट क्यों हो रही है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था उस न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन था, कोई पॉजिटिव पार्ट तो होगा ही होगा, जैसे मान लो A और B, तो A पे प्लस और B पे माइनस, तो A प्लस को कौन पकड़ के रख लेगा, ये, तो B माइनस फ्री, और B माइनस फ्री मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो जल्दी से अटैक करेगा। समझ आ रहा है, अगर A B दोनों साथ साथ रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल बन के जाएगा क्यों, अटैक क्यों करेगा। तो हेल्प कौन कर रहा है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प कर रहा है। बात समझ आ रही है, तो कहानी इतनी सी है, आपको बस इतना लिखना है कि जो भी हमारा जो रिएजेंट होता है उस रिएजेंट के कैटायनिक पार्ट को कौन सोलराइज करता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट सोलराइज। इसमें दोनों सोलराइज होते हैं, इसमें दोनों नहीं होते। इसमें दूसरा क्यों नहीं होता, एक ही रीजन है, क्या, इसके पास प्रोटॉन है, इसके पास प्रोटॉन। क्लियर, अब लिस्ट कर फटाफट से पढ़े। देखिए जरा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ लिख रहा हूं सॉल्वेंट। आपको बताना है प्रोटिक है या ए प्रोटिक है, दूसरा पोलर है या नॉन पोलर है। ऐसे करें, है ना, ऐसे करते हैं, पोलर और नॉन पोलर, इन दोनों में से एक चूज करना है आपको, और दूसरी चूज करनी है प्रोटिक और प्रोटिक। आप देख के बता देंगे, जल्दी से लिस्ट बना रहे हैं, फास्ट बताइए। सॉल्वेंट सबसे प्यारा कौन है, हाँ, इंपॉर्टेंस जानते नहीं होगे जीवन में, सबसे प्यारा सॉल्वेंट है ये, जल ही जीवन है। हाँ लीजिए, नाम फटाफट बताते जाएंगे, बोलो। पानी पोलर है नॉन पोलर है, पोलर है। प्रोटिक है प्रोटिक, प्रोटिक। इथेनॉल पोलर है, पोलर है और प्रोटिक है, ये सारे ही पोलर है ना। ऐसे लिखूं क्या, पोलर पोलर पोलर, पोलर पोलर पोलर, ये भी पोलर, लास्ट वाला पोलर है नॉन पोलर है, ये बताओ, पोलर, बहुत अच्छा। ये बताओ प्रोटिक, प्रोटिक, ये भी प्रोटिक, ये भी प्रोटिक, इसके पास प्रोटॉन है क्या, ए प्रोटिक, क्या बोलेंगे, ए प्रोटिक। नाम बताएंगे, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, क्या नाम है, एसीटोन। इसका नाम देखो, DMSO, क्या नाम है इसका, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, दिख रहा है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, तो दिख रहा है, इसको बोलूं डाई मिथाइल कार्बोक्साइड है, मैचिंग मैचिंग खेल लेते हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रोटिक है और नॉन प्रोटिक है, ए प्रोटिक है ना, और ये क्या है बताओ, पोलर है या नॉन पोलर है, बोलो। पोलर, पक्का श्योर है, पोलरिटी दिख रही है आपको, भैया सी पोलरिटी दिख रही है ना,
कहां दिख रहा है नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये बताओ जरा, जो जो आएंगे वही काम कर रहा हूँ ना। इसका नाम आप खुद सोचेंगे एक बार। पहली बात तो ये, इसका नाम क्या हो सकता है? HCONH2, इसका नाम क्या हो सकता है? फॉर्मामाइड। क्या नाम है? फॉर्मामाइड। उसका नाम बोल दो आप फटाफट से, जल्दी बोलो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, पुरानी नेमिंग करें। एन पे 2 मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या प्रोटोन है? क्या ये H निकल सकता है? कब निकलता है H? जब जब वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। क्या कहोगे? पोलर है लेकिन से कुछ ऊपर नीचे होता है। हाँ, बहुत अच्छा, पता ही नहीं था। और बोलो। अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। बताइए पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है। प्रोटिक है या एप्रोटिक? H दे सकता है? यस और नो? बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं। H दे सकता है ना? H दे सकता है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और नाइट्रोजन खुश खुश नजर आ रहा है, और कार्बन पे नेगेटिव हो तो खुश खुश नजर नहीं आता है। कार्बन कब नजर आता है? जब कार्बन पे नेगेटिव हो। और वो खुश कब नजर आता है? जब उसके पास कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप हो। कौन कौन से वाला? वाला -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो। क्लियर है? बताइए, इसको बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बोलो। ईथर है, ईथर। क्या नाम है? ईथर। क्या है? पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है क्या नॉन पोलर है? पोलैरिटी है लेकिन बहुत कम पोलैरिटी है, नॉन पोलैरिटी की तरफ ज्यादा है। ये प्रोटिक है, प्रोटिक है, ये प्रोटिक है। अच्छा, कभी भी एक चीज मैं बता देता हूँ। बहुत बार आप गूगल वगैरह करेंगे ना, का डाउट रहेगा। जैसे मैं पूछूं क्लोरोफॉर्म H3, ये पोलर है नॉन पोलर है मॉलिक्यूल? पोलर है, गूगल पे लिखा होगा नॉन पोलर है, फिर क्या करोगे? तो मैं आपको एक क्लियर चीज बता देता हूँ। पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी जो है ना, वो कंप्लीटली हम लोग ऐसे 0 या 100% नहीं बोलते, हम कंपैरेटिव करते हैं। हम ये कहेंगे कि जैसे मान लो पेंटेन है, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, ये कंप्लीटली नॉन पोलर, इसको हमने बोला, और हमने इसको बोला कि ये एप्रोटिक है, ठीक है? तो ये जो है, इसको हमने नॉन पोलर बोला है, इसके कंपैरिजन में ये पोलर है। समझ आ रहा है? इसके कंपैरिजन में तो ये क्या है? पोलर है। लेकिन पानी से कंपेयर करो इसको तो नॉन पोलर है। समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि पोलैरिटी जो है वो कंपैरेटिव हम लोग स्टडी करते हैं। इसके कंपैरिजन में इसमें पोलैरिटी है। क्यों है पोलैरिटी? देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पोलैरिटी है, बट इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा है। लेकिन पानी और अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या है? नॉन पोलर है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही है। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल को अगर आपने नॉन पोलर बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पोलरिटी होगी ही नहीं, समहाउ हो सकती है, बट पानी के कंपैरिजन में वो बिल्कुल बकवास है ना, तो हम लोग उसको नॉन पोलर की कैटेगरी में डाल देते हैं। ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा? बना लो, बना लिया क्या? कहां तक लिखा है? बोलो, और लिख दें 2-4 एग्जांपल। DMSO लिख दिया हमने, एसीटोन लिख दिया हमने, और लिखो DMF लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन लिखो, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन तो लिख ही दिया, बेंजीन लिखो। हाँ जी, कहां तक करा? नोट कर लिया यहां तक? बोलो। नॉन पोलर की कैटेगरी में डालेंगे इनको, ठीक है? कैटेगरी में डालेंगे ईथर को भी, पेट्रोलियम ईथर। ईथर लिखा होगा पेट्रोलियम ईथर, पैट ईथर। पेट्रोल वाले जो सब्सटेंस होते हैं ना, उससे निकालते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? पैट ईथर, पेट्रोलियम ईथर। ठीक है? क्या बोलोगे? ये प्रोटीन, अब पोलैरिटी नहीं है तो प्रोटॉन तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? और देखो,
और दो तीन और लिख देता हूँ, बस गणे खूब है। C6H6 C6H12, बताओ कौन है भाई साहब ऊपर वाले? बेंजीन, पीछे वाला साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन दोनों ही क्या है? नॉन पोलर है और वैसे बोलना ही नहीं चाहिए इन लोगों के लिए प्रोटिक एप्रोटिक का क्या मतलब है ना? अगर पोलैरिटी है ना तभी हमें प्रोटिक एप्रोटिक बोलना चाहिए वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जब तक पोलैरिटी नहीं है तब तो हाइड्रोजन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आता है ये लाइन? अगर कोई नॉन पोलर है तो उसमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोटॉन नहीं दे पाएगा। H+ तो कहां से दे दे, पोलैरिटी नहीं है ना। तो ऑल नॉन पोलर्स आर ऑलवेज, बोलो, एप्रोटिक। ऑल नॉन पोलर्स आर ऑलवेज एप्रोटिक। और बाकी पोलर में हमको देखना होगा कि भैया के पास कैपेसिटी है या नहीं है, प्रोटॉन देने की कैपेसिटी जिसके पास होगी वो प्रोटिक, के पास नहीं होगी। इसको मैंने क्या लिखा, एप्रोटिक। तो करेक्ट करना बेटा, इसको क्या लिखना है? बड़े बड़े अक्षरों में मैं फिर से लिख देता हूँ कि मैंने गलत लिखा है इसलिए। एप्रोटिक, किसकी बात कर रहे हैं? एप्रोटिक, DMF की। ये भी एप्रोटिक, ये भी एप्रोटिक। क्या है? अभी बोला तो था प्रोटॉन नहीं दे सकता ये, एप्रोटिक है और पोलर है। समझ आ जाएगा? तो 3 डिग्री होगा तो SN1 करानी करानी, 1 डिग्री होगा तो SN2 करानी करानी, और 2 डिग्री होगा तो एप्रोटिक, है ना? आसान है। चलिए बढ़े आगे, नीचे वाले वाक्य जल्दी से। इसके बाद हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी? एक दो दो वर्ड बोल रहा हूं मैं, है ना, ध्यान से सुनना। एक न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफाइल कौन? जो अटैक करता है। और न्यूक्लियोफ्यूज कौन? तो बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है। दूसरे वर्ड्स में हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल वो जो अटैक कर रहा है, और लिविंग ग्रुप वो जो चल रहा है। अब आपको ये बताना है कंपैरिजन करके, बढ़े आगे बढ़े, लिखेंगे क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, देख लेना। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, बेसिक नेचर की भी बातें करेंगे। ठीक, बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान वाला। ये कौन है, पहचानते हैं इसको? H डबल बॉन्ड, कौन है बताओ? H लगा दिया, हाँ। COOH होता, HCOOH होता तो हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और अभी क्या है ये? फॉर्मेट आयन। H दे दिया इसने। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है मान लो। एक और न्यूक्लियोफाइल मैं बना रहा हूं, ये माइनस, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है SO3 माइनस है। इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे हैं, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक कौन होता है वैसे? न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तो अपना नेगेटिव चार्ज किसी को देना चाहता है। आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन देता है? ये वाला या ये वाला? नेगेटिव चार्ज कौन देना चाहेगा? पहले एक चीज, एक कंपैरिजन और करते हैं, थोड़ा आसान वाला। मान लीजिए मैंने लिखा CH3 माइनस NH2 OH माइनस और F माइनस। इन चारों को पूछो तो कौन सबसे इजीली अपना लोन पेयर या अपना नेगेटिव चार्ज किसी को देना चाहेगा? कौन देना चाहेगा? कार्बन। वो उसकी घबराहट दिख रही है आपको के ऊपर नेगेटिव है, तो वो अनस्टेबल फील कर रहा है, वो क्या चाहेगा कि कोई जल्दी से उसका इलेक्ट्रॉन ले ले। तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, कौन ज्यादा फास्ट अटैक करेगा? CH3 माइनस। और F और OH तो खुश हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज लेके, इलेक्ट्रॉन चाहिए था इनको, इन्होंने ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, खुश है ये तो कौन न्यूक्लियोफाइल है? CH3 माइनस। क्यों है न्यूक्लियोफाइल वो? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज को जल्दी से देना चाहता है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, यहां रेजोनेंस दिख रहा है आपको? एक बार
यहाँ देखो इधर, फिर इधर, किधर ज्यादा स्टेबिलिटी है, इधर ज्यादा स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा अटैक करना चाहेगा, समझ आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है? जो ज्यादा इजीली अपना नेगेटिव चार्ज देना चाहता है। फिर लिखो, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखो पहले, एक दो कंपैरिजन और करा देता हूँ, रुको। एक तो ये है, बेसिसिटी की टर्म्स आई है ना, तो वो भी कंपैरिजन कर, जैसे मैं लिखूं HF, HCl, HBr और HI, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI सबसे ज्यादा एसिडिक है। श्योर है ना सभी? तो इसका मतलब I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, ऐसा ही कुछ होगा। अरे H देने के बाद तो यही बचेंगे, H प्लस दे दिया, HF ने H प्लस दे दिया, काम करता नहीं बना देता, ये लो ऑर्डर, ओके है। HI इज द मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, ओके, ज्यादा एसिडिक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? लीस्ट। पढ़ लिया ना हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं? जो H प्लस देते हैं वो एसिड, और जो बच जाता है उसके बाद वो उसका कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक होगा, समझे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोस्ट एसिडिक, तो ये लीस्ट बेसिक। ये क्या है? लीस्ट एसिडिक, श्योर है ना? तो ये क्या होगा? मोस्ट बेसिक। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है ये? मैं कलर चेंज करके, किसका ऑर्डर है ये? बेसिसिटी, बेसिसिटी का ऑर्डर है। अब आपको बताना है इन चारों में ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहिए, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा? F माइनस, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा? F माइनस सबसे ज्यादा देगा क्या? F माइनस ज्यादा स्टेबल है, बेसिक सबसे ज्यादा है, तो वो देना चाहिए। तो दो चीजें हैं, अगर गैसियस फॉर्म में पूछा है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा है, इसमें किसमें? गैसियस फॉर्म में और पोलर एप्रोटिक में, तब तो फ्लोरीन आपका सही है कि फ्लोरीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। फ्लोरीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि वो ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। कब? गैसियस फॉर्म में और एप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस ज्यादा न्यूक्लियो, ठीक है? I माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? तो उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में इन सबको देखो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझो पहले। न्यूक्लियोफिलिसिटी वो टेंडेंसी है जिससे वो अपना नेगेटिव चार्ज किसी को देना चाहता है, किसी के ऊपर अटैक करना चाहता है ना? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है? कम हो रही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर, अगर FCl BrI में हम कंपेयर करें तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी बढ़ रही है। पचास रूल पढ़ा था, छोटे एनायन को पोलराइज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बड़े एनायन को पोलराइज करना इतना आसान है। और बड़ा एनायन अगर है, पोलराइजेशन आसान से होगा, आसानी से अगर पोलराइजेशन होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। F माइनस आयनिक फॉर्म में रहना चाहता है, I माइनस कोवलेंट बॉन्डिंग में रहना चाहता है। समझ आ रहा है? तो नॉर्मली अगर आपको कोई पूछे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या ऑर्डर होगा? इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज टॉप टू बॉटम। क्यों हो रहा है ऐसा? बोलो, ये बोला ना मैंने, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? ड्यू टू मोर पोलराइजिबिलिटी, साइज बढ़ेगी तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी। नोट करो, इन दोनों में कौन ज्यादा वो है?
कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? सल्फर वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? ये बेटा अभी तो बताया। हाँ बोलो, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? फॉर्मेट बोलो ना। ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? ये ज्यादा रेजोनेंस करा, ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है। ये है इक्विवेलेंट रेजोनेंस दोनों में है, नहीं है क्या? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है अपनी लैंग्वेज में बोलो तो? टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग नेगेटिव चार्ज, जैसे बोलो टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग नेगेटिव चार्ज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। कोई ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना। अरे ये समझ में, नोट करो, ये वाला समझ में आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। स्टेटमेंट वाइज लिख दो चाहो तो। टेंडेंसी ऑफ डोनेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू एनी कार्बन डेफिशिएंट कार्बन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेफ्ट टू राइट क्या होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी? डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो एक चीज और बता दो, लो ये बनाना जरा, ये बताओ। जैसे मान लो ये लिख देता हूं मैं, SiH3 है ना, के बाद अगला कौन होता है बोलो? कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बड़े भैया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बड़े भैया, है ना, और Cl-। बताओ इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? क्यों? लेफ्ट राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। बस ये लिख दो, अब इस बात को लिखो, इसको लिखोगे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वापस अगली बार फिर कंफ्यूजन। लिखो क्या, बोलो, ऐसे लिखो। इन ए ग्रुप, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, ऐसे लिख देता हूं। इन ए पीरियड, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, सही बात बोली। और टॉप टू बॉटम बोलो बोलो, न्यूक्लियोफिलिस क्या है? एक एग्जांपल और देख लो, लो मैं लिख देता हूं, आप बताओ। चलो लिखना है, ये लो एक एग्जांपल और लिखो बढ़िया सा। OH SH, इन दोनों में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? OH माइनस और SH माइनस। SH नहीं, OH होगा। तुक्के मत मारो, अभी लिखा है यहाँ पे, लाइन पढ़ लो, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, OH माइनस, SH माइनस, सेलेनियम H माइनस। लो अब बताओ कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? ऐसे बना दूं ना, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, लेफ्ट राइट कम होती है, बस इतना याद रखना है। डिपेंड करता है पोलराइजेशन। आप मुझे बताओ इन चारों में सबसे छोटा कौन है? क्लोरीन सबसे छोटा है, तो छोटे एनायन का पोलराइजेशन तो आसान नहीं है, तो वो आयनिक कंडीशन में रहना चाहता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहता। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाना चाहता है? कौन आसानी से अपना लोन पेयर देना चाहता है? ये तो वो छोटा बच्चा है जो कहता है मैं तो अपनी चॉकलेट नहीं दूं, है ना। फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट इन दिस पीरियड वी कैन से, so it will be happy with its negative charge। तो ये अपना नेगेटिव चार्ज किसी को देना नहीं चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ डोनेशन ऑफ चार्ज टू एनी डेफिशिएंट कार्बन। बोल सकता हूँ ना, आ रहा है समझ में, या और दूसरे वर्ड्स में बोलूं, और अलग घुमाए कहानी आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, मोर पोलराइजेशन मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोल सकता हूँ, मोर पोलराइजेशन
more nucleophilic, more polarization, more nucleophilic. बोल सकता हूँ ना? बस और में तो काम हो जाए. बड़े और लिखो. देखो वाटर और OH माइनस में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? क्या लगता है? वाटर और OH माइनस में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक? वाटर न्यूक्लियोफिलिक है या OH माइनस? ये नोट कर लिया एक बार ये नोट कर लिया. कंप्लीट है. ओके है. वाटर और OH माइनस में कौन न्यूक्लियोफिलिक है? न्यूक्लियोफिलिक बोले तो कौन के पास इलेक्ट्रॉन? OH माइनस. वाटर तो स्टेबल है ना. OH माइनस क्या चाहता है? नेगेटिव चार्ज दे दे. इन दोनों को कंपेयर करें तो OH माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक. सकता है. एक आसान और पूछूंगा, वो आ जाता है तो उसको यहीं खत्म करेंगे, और नहीं आता है तो फिर और एक दो एग्जाम्पल और करेंगे. यहाँ तक ठीक है? लिखो OH माइनस और वाटर में कौन ज्यादा न्यूक्लियो? ये तो बता दिया कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है. OH माइनस. एक आसान और लिख देता हूँ, सबसे आसान लिख देता हूँ. इससे आसान तो आप करोगे क्या? PHO माइनस और OH माइनस. चलो कौन अपना नेगेटिव चार्ज इजीली दे देगा? पक्का? श्योर है सभी? देखो हमने सोचा कि ये फिनोक्साइड माइनस दे देगा, लेकिन ये माइनस तो यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, घूमने चला गया. फिर ये तो यही है. कौन देगा इजीली? OH माइनस. आ गया ना सबको? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इट्स नेगेटिव चार्ज टू एनी डेफिशिएंट कार्बन. और डेफिशिएंट कार्बन कहां से लाओगे? डेफिशिएंट कार्बन कहां से लाओगे? ये सब किस पे अटैक कर रहे हैं? ये RX पे अटैक कर रहे हैं. किस पे अटैक कर रहे हैं ये सारे? RX पे. तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अटैक करेगा तो ये भाग रहा है ना इधर छोड़ के, तो ये कार्बन डेफिशिएंट है इसलिए ये अटैक कर रहे हैं. तो इस वाली टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी. इस टेंडेंसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? लिविंग ग्रुप एबिलिटी. लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी. अच्छे लिविंग ग्रुप कौन होते हैं वो भी देख लेते हैं. अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन? जो ज्यादा जल्दी अटैक करना चाहे. और अच्छे लिविंग ग्रुप कौन? जो जल्दी छोड़ के चले जाए. और क्या समझ आता है? दोनों अलग अलग टर्म्स हम कह रहे हैं. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कह रहे हैं, और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल की हम क्या कह रहे हैं? लिविंग ग्रुप एबिलिटी कह रहे हैं. क्या है बेसिसिटी का मतलब? ये बेसिसिटी वर्ड मैंने इसलिए लिया था कि हम लोग मोस्ट बेसिक लीस्ट बेसिक बोल रहे थे. अच्छा ये ऑर्डर तो था ही, साथ में एक यहाँ एक चीज और लिखनी थी. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये ऑर्डर नहीं होगा, है ना? ध्यान आ रहा है? और गैसियस में भी नहीं होगा. मैं यहाँ लिख देता हूँ. गैसियस में F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस. कहाँ कहाँ? पोलर एप्रोटिक और गैसियस. कौन सा ऑर्डर होगा? नोट करेंगे इस बात को. ठीक है? क्या है? हाँ दोनों में से एक कंडीशन होगी तभी होगा. आएगा नहीं, वैसे पूछेगा तो इस बारे में ही पूछेगा. I माइनस तो हमेशा फर्स्ट आता है. न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी फर्स्ट, बॉन्ड अटैक करने में भी फर्स्ट, बॉन्ड तोड़ के भागने में भी फर्स्ट. कौन? I माइनस. रेस लगाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक भी फर्स्ट यही है. बॉन्ड तोड़ने में भी फर्स्ट. तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी देख लेते हैं अगला. ये नोट कर लिया सबने? अगला जो पॉइंट है वो है लिविंग ग्रुप एबिलिटी. लिविंग ग्रुप कौन होता है? जो छोड़ के चले जाते हैं. लिविंग ग्रुप्स. तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग क्या बोलूं मैं इसको? बेटर लिविंग ग्रुप्स कौन है ना? तो F माइनस Br माइनस Cl माइनस और I माइनस में सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? I माइनस. क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होती है, काफी आसानी से चला जाता है. ठीक है? और जैसे मैं अब और एग्जांपल करूं बढ़िया वाले, तो एक तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप है, और एक मैं आपको कहूं कि जैसे ROH है. RO ये दो है. तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप?
OH अच्छा लिविंग ग्रुप है या वाटर अच्छा लिविंग? वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या कहेंगे? वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप। वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, वो जल्दी से इस कार्बन बॉन्ड को तोड़ के स्टेबल होना चाहता है, वो जल्दी से। तो वाटर इज बेटर लिविंग ग्रुप देन H। ये काम की चीजें हैं जो हमारे काम आने वाली धीरे, है ना? ये बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एसिड डाल देते हैं, H2SO4। वो क्या करेगा? H प्लस देगा, और वो H प्लस कहां जाएगा? देखो H प्लस भूखा प्यासा आया और उसने देखा कि ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं, तो वो जाके अटैच हो गया, तो ये बनेगा और ये बनेगा, तो फिर ये बॉन्ड आसानी से जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? वाटर इज क्या है? वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक। एक टर्म और मैं बोल सकता हूं, वीक बेसेस आर, क्या बोल रहा हूं? वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। बहुत अच्छी लाइन है। क्या मतलब है इसका? वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, क्या मतलब है इस बात का? ध्यान से देखना। HCOOH, ठीक है, और PHOH दो है, ये H प्लस देगा तो क्या बनाएगा? HCO माइनस, और ये H प्लस देगा तो क्या बनाएगा? PHO माइनस। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक ये है, तो इसका कॉन्जुगेट वीक बेस, और वीक बेस क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। समझ आ रहा है? नहीं? वापस दोनों की एसिडिक नेचर चेक करो। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, इसलिए उसका कॉन्जुगेट वीक बेस, और वीक बेस क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। तभी तो, अरे एक चीज बताओ ना, ये स्टेबल है तभी तो ये H प्लस आसानी से गया होगा, और ये स्टेबल है इसका मतलब ये छोड़ के जा ही रहा है ना, किसी के साथ बॉन्ड तोड़ के चला जाए कोई फर्क नहीं, स्टेबल है। गुड लिविंग ग्रुप्स आर बेटर लिविंग, सॉरी क्या बोला मैंने? वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। F माइनस OH माइनस, वैसे देखा जाए तो ये सब बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। F माइनस OH माइनस, देखो ना इन सब में सबसे बैड लिविंग ग्रुप कौन है? I माइनस तो गुड लिविंग ग्रुप है, तो F माइनस क्या है? बैड लिविंग ग्रुप। इसी तरह मैं अगर यहाँ लिखूं OH माइनस और SH माइनस, तो SH माइनस कौन है? गुड लिविंग ग्रुप। OH माइनस कौन है? बैड लिविंग ग्रुप। अब इन बैड बैड में अच्छा कौन है ये देख रहा हूं मैं, ठीक है? ये सारे बैड लिविंग ग्रुप हैं। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक, सही लिखते हैं ना, मैं तो FClBr लिखना था, FClBr। वापस करना है इसको सही, FClBr, ये ह्यूमन एरर है ना? ह्यूमन एरर, हाँ मानवीय त्रुटि। FClBr यही ऑर्डर है, तो कुछ वो नहीं था, किसी ने नोटिस नहीं किया। इसका मतलब सबके दिमाग में क्या फिट हुआ? FClBr यही फिट हुआ ना, याद रहेगा? ओके, मैं यूं कह रहा हूं कि इनमें सबसे बैड है ये, इनमें बैड है ये, और ये सब बैड बैड में सबसे बैड कौन है ये पूछ, और गुड कौन है? बताओ कौन स्टेबल है ज्यादा? F माइनस ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो तोड़ बॉन्ड तोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। तो कौन गुड लिविंग ग्रुप है इन चारों में से? इन चार बैड लिविंग में सबसे गुड कौन है? F माइनस है, नहीं? लिविंग एबिलिटी के लिए आप इतना सा सोच लीजिए कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, तो किस पे स्टेबल है? F पे या कार्बन पे? F पे स्टेबल है, बॉन्ड तोड़ना चाहिए, लिविंग एबिलिटी है। ये थी न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग एबिलिटी। SN1 SN2 का कंपैरिजन हमने कर लिया है, और पोलर प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट की लिस्ट भी बना। अब हमारी जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है उसका नाम है एलिमिनेशन। स्टार्ट करें? उससे पहले आपको जो चार्ट बनाना था, जो आप लोगों ने नहीं बनाया, वो मैं बना रहा हूं, देखना। एडिशन रिएक्शन तीन तरह की है,
कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा कौन देते हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा कौन देते हैं? ऐसे लिख दो ना, सब में कॉमन ही हो गया। और क्या होना क्या है? बॉन्ड शिफ्ट, कार्बन पे क्या पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक। इसमें होना क्या है? बॉन्ड शिफ्ट, तो पहले वो अटैक करेगा ताकि कार्बोकेटायन बन जाए। देखो इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस पे क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव देख के ई प्लस तो इससे अटैच हो गया, और इधर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। समझ में आ रहा है? और फ्री रेडिकल बताओ, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है, एडिशन, तो एल्केन एल्कीन पे ही करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगी? पेरोक्साइड। आगे आप समझ जाएंगे। बोलो आगे, बोलो। यूवी लाइट, रेडिएशन, एच म्यू, हाई टेम्परेचर, दिख रहा है सब? ओके। दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमने करा है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन भी तीन तरह का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देती है? बेंजीन रिंग। और भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बेसिक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोजन होगा उसकी जगह ई आ जाएगा। SO3H आएगा तो सल्फोनेशन, NO2 आएगा तो नाइट्रेशन, हेलोजन आएगा तो हेलोजिनेशन, मिथाइल आएगा तो मिथाइलेशन, एल्काइल आएगा तो एल्काइलेशन, एसाइल आएगा तो एसाइलेशन। सब में सेम चीज है क्या? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा देगा। अब वो हाइड्रोजन कौन सा वाला हटेगा? वो हमने पढ़ लिया, ऑर्थो, पैरा या मेटा। ऑर्थोपेरा कौन? जो प्लस आर देते हैं वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, और जो माइनस आर देते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग। इसका डायरेक्शन दे रहे हैं ई प्लस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएगा कोई? SN1, SN2, ARSN, है ना? सब में आपने देखा, ARSN में तो ये देखा था, और इन दोनों में हमने क्या देखा था? RX देखा था ना? SN रिएक्शन हमेशा तब होगी जब एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो। लिविंग ग्रुप जाएगा, आएगा। क्या है? कौन देते हैं? नाम बोलो। कौन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? नाम बोलो। एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि डबल 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 ट्रिपल डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए तो एडिशन होना है। यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहे तो वो बॉन्ड ही तोड़ के जाएगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन देता है? एल्केन और साइक्लो एल्केन। हाँ ठीक है, एल्केन लिख देता हूँ। अरे एल्केन लिख, अरे हाँ, सिर्फ क्या लिख देता हूँ? एल्केन। एल्केन साइक्लो एल्केन आप समझ जाएंगे। लेकिन 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 कब कब? पेरोक्साइड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब सब है, सारी वो कंडीशन जिसमें क्या बन सकता हो? फ्री रेडिकल। और क्या लिखना है साथ में? एलाइलिक वाला लिखना है, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और वहां पे सब जाएगा बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये दो सब पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट एलिमिनेशन शुरू करें। अगर मैं कहूं कि एलिमिनेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्या कहूं? एलिमिनेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ, क्या है ये? जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन। जो भी एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी उनका जस्ट अपोजिट है एलिमिनेशन। ठीक है? ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा। एंडोथर्मिक है ये हमें। क्या है ये? एंडोथर्मिक। कौन बताएगा एंडोथर्मिक क्यों है? एलिमिनेशन तोड़ने हैं, बॉन्ड तोड़ने हैं, तोड़ के मॉलिक्यूल को निकालना है। तो रिश्ते रिश्ते तोड़ो या बॉन्ड तोड़ो हमेशा एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं कहूं
कि ये कार्बन O है, यहाँ पे एक A है, यहाँ पे एक, यहाँ A है, यहाँ एक B है, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ। और चूंकि हमने कहा है कि एंडोथर्मिक है, इसका मतलब ये हमेशा कहाँ होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगी। थोड़ा सा गर्म करेंगे तो बॉन्ड टूट, और बॉन्ड टूटेंगे तो बोलो क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। आपको याद है एडिशन में हमने कहा था कि एक पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो जस्ट अपोजिट हो गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक पाई में। इसको है ना एक दूसरे वर्ड्स में भी और कहना चाहिए, जो मैंने शायद उस समय नहीं कहा। मैं कहूंगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड से हमको क्या मिल जाएंगे। जरा एडिशन रिएक्शन में क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड से बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन मेनली 3 तरह का हम लोग डिसाइड करते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गामा। हाँ गामा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आईयूपीएससी में कहें तो 1-1, 1-2 और 1n। कैसे हो रहा है देखो, यहां तक ठीक है, अरे यहां तक ठीक है। एलिमिनेशन एंडोथर्मिक होता है, तो एंडोथर्मिक होता है इसका मतलब हमेशा क्या होगा, दैट 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड बने, मॉलिक्यूल जो सैचुरेटेड था वो अनसैचुरेटेड हो जाए, है ना। तो सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं, 3 टाइप लिख रहे हैं, फिर फर्दर मैकेनिज्म के हिसाब से भी डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं जो ग्रुप जाने वाले हैं, यहाँ देखो 2-2 ग्रुप जाने वाले हैं ना, 2-2 ग्रुप जाने वाले हैं। हो सकता है इन दोनों में ही रिश्ता हो, ये दोनों ही आपस में बॉन्ड बना के तोड़ के चला जाए, हो सकता है इसको कोई और ले जाए तो उसकी कमी में ये भी चला जाए। तो ऐसे बहुत अलग अलग कंडीशन है। ये तो मैंने पास पास वाले लिखे हैं, मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ। जो सबसे फर्स्ट है वो है अल्फा एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। इसी को हम बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे ए और बी 2 ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप किस पे लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि 2 क्लोरीन है, सब बढ़िया एग्जांपल है, मैंने कहा CH Cl, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई बेस के साथ थोड़ा सा गर्म, है ना। बेस क्या करता है, बोलो बोलो, एसिड क्या करता है, H+ देता है, बेस क्या करता है, OH- देता है। या यूं कहूं, OH नहीं लिखा मैंने, लो अब बोलो, ब्रॉन्स्टेड में से पूछो और उससे अब बोलो क्या करता है, बेस क्या करता है, थोड़ी करता है। बेस एसिड क्या करता है, H+ देता है, और बेस क्या करता है, H+ लेता है। तो ये H+ ले लेगा, H+ ले लेगा तो क्या बनेगा, बोलो, H+ ले लेगा तो क्या बनेगा, H+ गया, H+ तो कार्बन पे नेगेटिव, ये समझ आ रहा है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, फिर से सुन लेना, बेस ले जा रहा है H+, तो कार्बन पे क्या बचेगा, माइनस, वही तो बनाया है। तो बेस ले गया H+, कार्बन पे बना माइनस। अब यहां से एक Cl और चला जाए, क्या जा रहा है, एक Cl अपना बॉन्ड तोड़ के जा रहा है लिविंग ग्रुप के, ठीक है। ये Cl गया, जब ये Cl गया क्या बचेगा, कार्बन, क्लोरीन, और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बीन, क्या बोलते हैं, कार्बीन। इन बोले तो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कार्बीन 2 तरह की होती है, डिटेल में और पढ़ना ही है, अभी के लिए इतना सा एक चीज समझ लो, इस कार्बन के 2 ग्रुप गए, दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए थे क्या, कौन कौन गया, हाइड्रोजन गया और क्लोरीन गया, और दोनों किस पे लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे लगे हुए।
तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 1-1 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन से हमेशा हमको क्या मिलेगी, कार्बन। दूसरा बीटा एलिमिनेशन, क्या कह रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 बोले तो समझ आ रहा है, 1-2, ये कार्बन, ये CH2, ये देखना जरा ध्यान से देखना, ये Br, ये लगा देता हूं, ये Cl और ये Cl, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक के साथ। धीरे धीरे और डिटेल में सीखते जाएंगे, अभी बस अभी मेरे को आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाना है कि भैया एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है। अगर मैं कहूं कि ये कार्बन इस क्लोरीन से अटैच है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसके पड़ोस वाला, ये तो पुरानी नेमिंग है। IUPAC करूंगा तो क्या बोलूंगा, 1-2, 1-2 एलिमिनेशन हो गया, दोनों ग्रुप चले जाएंगे। कौन ले गया, ठीक, Zn हो, Mg हो, ऐसे ग्रुप्स की हम लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन हेलोजन ले जाने वाले, मोस्ट वांटेड की लिस्ट। हाँ, ये लोग ऐसा ऐसा क्राइम करते हैं। जिंक हमेशा, जिंक दो तरह के क्राइम करता है, हेलोजन भी ले जाता है और ऑक्सीजन को भी ले जाता है, और ऑक्सीजन को तो और जबरदस्त तरीके से, एफिनिटी उसकी ज्यादा होती है। यहाँ ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक, इसी तरह मान लो तीसरा, अल्फा बीटा गामा नहीं लिख रहा मैं, है ना, 1n, कौन सा एलिमिनेशन लिख रहा हूं, 1n। 1n बोले तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि n कुछ भी हो सकता है, दो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1-3 हो सकता है। एक 1-3 वाला एग्जांपल देखना, CH2 CH2 Cl, CH2 सोडियम ट्राई ईथर, CH2 CH2, दो सोडियम है ना, तो दो Cl, यहाँ क्या हुआ है, साइक्लाइजेशन। नंबरिंग करो, नंबरिंग, नंबरिंग से आएगा। Cl वाले को नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3, मैंने जानबूझ के ऐसा टेढ़ा बनाया है, दोनों Cl चले जाएंगे, दोनों CH2 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन सर आप अभी तो कह रहे थे कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेगा, ये तो अनसैचुरेटेड नहीं है। DBE इसका 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 1 है, साइक्लिक रिंग का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है, एक तरह से अनसैचुरेशन की तरफ आए हैं, क्लियर है। तो ये तीन तरह के एलिमिनेशन होते हैं, अल्फा बीटा और 1n। 1n में मतलब कुछ भी हो सकता है, वो 1 के साथ 3 है, अच्छा 1-6 तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, अरे 1-6-1-5 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, समझते हैं। तो तीन तरह के एलिमिनेशन है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो बिल्कुल मैचिंग मैचिंग खेलेंगे, सेम चीजें, ताकि दिमाग वैसा ही चले। SN1 कब होती है, इतना सा बता, जब कार्बोकेटायन बन रहा, अब SN1 होती है। तो एलिमिनेशन भी दो तरह की होती है, इवन और इवन का मतलब बताओ, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, का मतलब उसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा। E2 एलिमिनेशन मतलब दो मॉलिक्यूल पे करेगा और उसमें कार्बोकेटायन ही बनेगा। इवन एलिमिनेशन कितने स्टेप में होगी, दो स्टेप में, मल्टीपल स्टेप में या दो स्टेप में, और E2 एलिमिनेशन स्टेप में। इवन एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन बनेगा और E2 में क्या बनेगा, ट्रांजिशन। कुछ अलग लग रहा है अभी तक, बस फाइनल प्रोडक्ट हमारा, वहाँ हमें सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ हमको एलिमिनेटेड। हाँ, हमको न्यूक्लियोफाइल गया, न्यूक्लियोफाइल आया, और यहाँ हम कहेंगे कि पूरा पूरा दो दो ग्रुप निकल के चले गए, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या है, सब कुछ सेम ही चलना है यहाँ तक, ठीक है। हेडिंग लगाओ, इवन एलिमिनेशन, वन एलिमिनेशन क्या मीनिंग है, बोलो क्या मीनिंग है। इवन बोले तो, इवन बोले तो यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, बोलते जाओ फटाफट से, क्या होगा,
कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिलेगा। टू स्टेप में होगा। पहली स्टेप में हमेशा क्या मिलेगा? है हमेशा का। बोलो और बोलो। नो नो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलेगा। और कार्बोकेटायन मिलेगा तो वी विल चेक फॉर द, अब तो याद हो गई ये लाइन है ना, कार्बोकेटायन फॉर्म तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट हो सकता है। और बोलो। हाँ कार्बोकेटायन है तो पोलर प्रोटीन नहीं है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ तो चाहिएगा। अच्छा नेगेटिव चार्ज कब आता है, किसी को आइडिया है? अब तो आ ही गया होगा। ये फील आया नहीं आया, सही बताना मुझे ईमानदारी से, इस बात का फीलिंग कि कब पॉजिटिव बनना है और कब नेगेटिव बनना है, इस बात की समझ तो आई है? नेगेटिव चार्ज कार्बन पे कब क्रिएट होना है, ये बात समझ आती है? चलिए ये नोट करो एक बार, फिर हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। सब अलग अलग तरीके से लिखते हैं आजकल, अपना अपने तरीके से लिखेंगे। बढ़े आगे। बढ़े, एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। एक्स एच, और इससे मैकेनिज्म देखेंगे ध्यान से। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या होगा आपका, जो फाइल है एक्स, एक्स है ना आपका, एक्स क्या करेगा, अब हीटिंग तो कर ही रहे हैं हम लोग, हीटिंग करने की वजह से ये एक्स तोड़ के चला जाएगा। और हम लोग सॉल्वेंट कौन सा लेंगे आपको पता है? कौन सा लेंगे बताओ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने से यहाँ पे आएगा प्लस, और वो सोल्वलाइज होकर स्टेबल होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोकेटायन बनेगा, बन गया, पहली बार में कार्बोकेटायन बनेगा। और स्टेप टू, स्टेप टू में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। तो स्टेप टू के अंदर जो आपका कार्बोकेटायन है ये H, तो हमारा जो बेस होगा, बेस, वो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा। और इस हाइड्रोजन को ले जाएगा तो क्या होगा बोलो, बोलो H प्लस जाएगा तो ये बॉन्ड इधर, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड, है ना। एक दो रिएक्शन करके देखते हैं, आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो इसका जो डिटेल है इसमें हम लोग कल क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड वाली, और एक एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, दोनों ही इवन मैकेनिज्म से होता है, तो दोनों डिटेल में डिस्कस। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।